Good morning, dear students. Hi, how are you all? In last lecture, we had started up with our chapter number 3 of semester 2nd, coming of British and revolt of 1857. Means ब्रिटिश इंडिया में कैसे आए और 1857 का विद्रोह जो रिवॉल्ट है वो कैसे हुआ, क्या हुआ था उसके बारे में। तो हमने बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कि इंडिया स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था। सबसे पहले वास्को डी गामा आया। फिर हमने ये देखा कि अरब के साथ इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन थे, बिजनेस था, वो तो था ही अच्छा, क्योंकि वहाँ पर लोग हज पढ़ने जाते थे जो मुस्लिम्स थे, तो वहाँ यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, तो ऐसे उनको तो पता था हमारे कल्चर्स के बारे में, पर ऐसे ऐसे धीरे धीरे दूसरे लोगों को पता चला। फिर हमने ये देखा था कि पोर्टुगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए। फिर लास्ट में क्या हुआ कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई, काहे के लिए कि हमारा बिजनेस यहाँ पर कायम करेंगे। बाकी सब तो हट गए थे, पोर्टुगीज हट गए थे, डच हट गए थे। फिर फ्रेंच और ब्रिटिश की लड़ाई में कौन जीता? ब्रिटिश जीता। फिर अपन ने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्या था कि औरंगजेब की डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा एम्बिगियस हो गई थी, और ज़्यादा एम्बिगियस मतलब और ज़्यादा उनको मतलब और सत्ता की लालच आ गई थी, और बहुत कुछ चाहिए था। पहले तो था ही, उन बिजनेस तो कर ही रहे थे, लेकिन उनको तो अब सत्ता भी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला क्या बना, नवाब बना बंगाल का, तो उसने बोला कि ये तो हमारी कंट्री है, हम तुम्हारी बात क्यों माने। नहीं तो पहले के राजाओं को क्या कर रखा था ब्रिटिश ने, अपने उसमें कर रखा था कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, और उनके कहने पे राजा चलते थे। बट जब नवाब सिराजुद्दौला ने बात मानने से इनकार कर दिया, तो इससे ब्रिटिश क्या हो गए, गुस्सा हो गए। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है मेक और बिकम एंग्री, ठीक है। इससे वो गुस्सा हो गए, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब ये सत्ता हम ही कायम करेंगे। फिर वो जो बंगाल में उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करके जो सिराजुद्दौला था उसको हटा दिया, और किसके हाथ में अब पूरा बंगाल आ गया था? ब्रिटिश के हाथ में। तो अब किसी के हाथ में पहले एक चीज़ आई तो वो चाहेगा कि अब तो मैं धीरे धीरे और सारी चीज़ों पे कब्जा कर लूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि सारे राजा एक दूसरे से इसलिए लड़ते रहते थे कि हम हमारे राज्य को कैसे बड़ा करें, और इसी चीज़ को लेकर अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई। इस राजा को भी बोलते थे हम तुम्हारे दोस्त थे, उस राजा को भी बोलते थे हम तुम्हारे दोस्त थे, और दोनों का आपस में मिलकर क्या करवा देते थे, लड़ा देते थे। और मैंने इसका लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल कैसे किया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, ऐसे डिवाइड एंड रूल करके सारे राजाओं को बोलते थे हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारे अपने हैं करके दोनों राजाओं के बीच में लड़ाई करवा देते थे। अब वो तो दोनों को बोलते थे कि हम तुम्हारे अपने हैं, तो जो भी जीतेगा तो दोनों में से कोई एक ना। जब दो जनों की लड़ाई होगी तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, तो दोनों में से जो भी एक जीता तो वो एक भी तो उनके फेवर का ही है ना, क्योंकि वो तो दोनों तरफ है। तो फिर वो क्या बोलते, देखो हमारी वजह से तुम जीते, और फिर लाओ हमें आप आपके राज्य में क्या पोजीशन दे रहे हो। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया है, सारे राज्य में अपनी पोजीशन जमा ली, और धीरे धीरे पोजीशन तो क्या जमा ली, मतलब सारे राज्य में अब क्या था कि राजा तो खाली कहने को थे, कहता जो ब्रिटिशर्स जो कहते थे, राजा वो करते थे कि बोले हाँ यार ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा समझदार लोग हैं, हमारे राजा भी ये समझते थे। अब आते हैं हम आगे। Another battle, the Battle of Buxar, took place in 1764 between combined army of Mughal Empire Shah Alam II and Nawab with the British East India Company. सेकेंड बैटल किसके बीच में हुई? नवाब एम्पीरियर शाह आलम में भी सेकंड, मतलब पहले क्या होता था कि जो एक ही नाम के राजा होते थे ना, उन तो हिस्ट्री में लोग कंफ्यूज नहीं होगी कौन सा शाह आलम है। शाह आलम 2 है, तो शाह आलम 1 जो पहले आया होगा वो उसके आगे 1 लगा दिया, और शाह आलम 2 जो बाद में आया होगा वो सेकंड लगा दिया उसके आगे। तो जो शाह आलम 2 था उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई, इसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। अगेन द ब्रिटिश। फिर देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बंगाल तो उन्होंने कब्जे में कर ही लिया था, तो अब धीरे धीरे वो दूसरी एरियाज भी कब्जा में करना चाहते थे। तो वैसे ही जैसे
बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी ना, वैसे ही बैटल ऑफ बक्सर भी एक बहुत बड़ी लड़ाई मानी जाती है। और इसमें शाह आलम को किसने हरा दिया? वापस से ब्रिटिश ने हरा दिया। थस द बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली कम इन द ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन द राइट एंड कलेक्ट द रिवेन्यू फ्रॉम द स्टेट। देखो, पहले तो बंगाल पर उनका पूरी तरह से कब्जा नहीं था, अधूरा कब्जा था। मतलब टैक्सेस वगैरह तो अभी भी राजा महाराजाओं के भी हाथ में ही थे, और वहाँ पे जो छोटे छोटे राजा थे वो अभी भी, उन्होंने उसको हरा दिया था जरूर। किसको? सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा कर, जो उसकी मांग थी ना कि ब्रिटिश की हम बात क्यों माने, तो वो हरा कर उन्होंने, ब्रिटिश ने अपनी बात तो मनवा ली। फिर शाह आलम को हराकर तो पूरी तरह से बंगाल पे कब्जा कर दिया। इवन जो बंगाल के लोग जो टैक्स भरते थे ना, अब वो टैक्स भी किसके पास आने लग गए? ब्रिटिश लोगों के पास आने लग गए। आफ्टर द विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सटेंड द टेरिटरीज थ्रू द वेरियस पॉलिसीज। अकॉर्डिंग टू द वन सच policy, the British declared that if king died without a natural heir, the kingdom would be taken over by the British। अब बक्सर की लड़ाई के बाद तो फिर और मजबूत हो गए वो लोग, और मजबूत होने के बाद उन्होंने क्या किया? बहुत सारी पॉलिसीज चलाई, बहुत सारे नियम कायदे कानून चलाए। नियम कायदे कानून में क्या था कि अगर कोई सा भी राजा बिना वारिस के मर जाता है, मीन्स देखो क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो अगर कोई से राजा का कोई बेटा ही नहीं है, कोई वारिस ही नहीं है, ठीक है, बेटी है तो वो ये काउंट ही नहीं करते थे, बेटी को तो बेटा ही होना चाहिए। तो कोई भी राजा अगर बिना बेटी के मर जाता है, ठीक है, सक्सेसर बिना चाइल्ड के मर जाता है, तो उसको, उसकी सत्ता कौन हाथ में ले लेगा? ब्रिटिश हाथ में ले लेगा। दिस पॉलिसी वॉज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दो दिस पॉलिसी द ब्रिटिश वर about able to occupy Jhansi, Nagpur एंड मैनी अदर किंगडम। देखो, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी, इसी से तो ब्रिटिश ने झांसी पे कब्जा करने की वो सोचा था। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मणिकर्णिका देखी हो, तो मणिकर्णिका में क्या बताया था कि मणिकर्णिका में झांसी पर ये लोग कब्जा कर लेते। हाँ, उस मूवी में ये बताया था कि उसका सक्सेसर था, बट वो सक्सेसर वो मान नहीं रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि वो खुद रानी लक्ष्मीबाई का बच्चा नहीं था ना, वो किसी और का बच्चा अडॉप्ट करते हैं उस मूवी में। तो ये इन्होंने क्या बोला कि ये तो तुम जानबूझ करके अडॉप्ट कर रहे हो ताकि तुम इसको सत्ता दे सको, हम नहीं मानेंगे, हम तो अभी भी कब्जा करेंगे। तो वो वाली बात थी। तो ऐसे तो, लेकिन वो झांसी की रानी ने फिर लड़ाई लड़ी ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली झांसी वापस से रानी लक्ष्मीबाई के मरने के बाद तो किसी कब्जे में आ गया, ब्रिटिश के ही कब्जे में आ गया। तो ऐसी बहुत सारी जगह उन्होंने अपने ऐसे ही कब्जे में करी कि राजा का कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। कौन सी जगह थी ऐसी? झांसी, नागपुर और बहुत सारे किंगडम, झांसी और नागपुर जिसमें मेन है। तो यहाँ के पे बड़ी बड़ी लड़ाई हुई थी इनकी। जो राजा और जो लोग थे ना, उन्होंने बात मानी नहीं थी, बोले हम ऐसा कैसे दे दे हमारा राज्य। द सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड रिचर्ड वेल्से, who was Governor General of India from 1798 to 1805. According to this policy, the Indian rulers under British protection had to maintain British troops within their kingdoms. They give British control over the affairs of many kingdoms. अब क्या हो गया था कि धीरे धीरे बहुत सारी जगहों पर क्या हो गया था कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में ब्रिटिशों का कंट्रोल हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, एक सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी चलाई ब्रिटिश ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी चले। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी मतलब कैसे कि कोई एक राजा है, उस राजा के राज्य का अगर छोटा सा भी हिस्सा ब्रिटिशों के कंट्रोल में है और ब्रिटिश लोगों के हाथ में है अगर वो एरिया, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि अपनी एक ब्रिटिश लोगों की भी एक छोटी सी आर्मी रखनी पड़ेगी, ट्रूप्स रखने पड़ेंगे, ब्रिटिश के भी लोग रखने पड़ेंगे अपने राज्य दरबार में, अपनी सेना में। क्योंकि पहले तो क्या था, अलग अलग राज्य होते थे, अलग अलग राज्य की अलग अलग सेना होती थी। अभी ये क्या है कि पूरा इंडिया एक है, तो पूरे इंडिया की एक ही इंडियन आर्मी है। पर ऐसा नहीं था, पहले इंडिया अलग अलग राजाओं के हाथ में था। तो जो राजा था उस राजा की अपनी सेना थी, ठीक है। तो मतलब ऐसे इंडिया में सोचो कितनी सारी सेनाएं होगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, सब्सिडरी अलायंस, मतलब जिस राज्य में वो दोस्ती के साथ रह रहे हैं कि ठीक है तू मेरा दोस्त है करके कि अपन दोनों मिलके राज करेंगे, ब्रिटिश ऐसा रह रहे हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो वो राजा भी दोस्त मानकर उसकी सेना में ब्रिटिश वालों को वो दे ही देगा, ब्रिटिश ट्रूप्स रखने, ब्रिटिश सैनिक रखने की इजाज़त दे ही देगा। पर जहाँ पर इन्होंने
मजबूर इन्होंने मतलब जानबूझ करके कब्जा किया है, ठीक है। वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि अगर आपके राज्य में थोड़ा सा भी ब्रिटिश का कब्जा है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ब्रिटिश ट्रुप्स रखने पड़ेंगे। अब ये सब तो हुआ, तो ये सारे अत्याचार थे ब्रिटिशों के। मीन्स हम सुनते ना कि ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे अत्याचार किए, तो अत्याचार किस तरह से किए? अत्याचार लाइक कोड़े बरसाना, मारना पीटना, वो अत्याचार नहीं। उन्होंने क्या किया, धीरे 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 करके क्या करा, इंडिया को अपने पूरे कब्जे में ले लिया। अब ये धीरे धीरे, ये तो अत्याचार की शुरुआत है। अब आगे जाके जब इंडिया के लोग जब विद्रोह करना स्टार्ट किया ना, फिर उन्होंने कोड़े बरसाना स्टार्ट किए, फिर उन्होंने मारना पीटना स्टार्ट किया। मतलब एक तरह से हम अपने देश में ही रहकर अपने देश के नहीं थे, हम अपने देश में रहकर गुलाम बन चुके थे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिश। एक्सप्लॉयटेशन मतलब अत्याचार करना। अब उन्होंने करना शुरू किया अत्याचार। पहले तो उन्होंने राज्य कायम किया अपना कि हाँ ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है। धीरे धीरे राज्य कायम हो गया। अब उन्होंने शुरू कर दिया अत्याचार, ठीक है। देखो हमारे गवर्नमेंट में वोटिंग सिस्टम होता है। वोटिंग सिस्टम क्यों होता है, क्या रीज़न है उस वोटिंग सिस्टम का? उस वोटिंग सिस्टम का मेन रीज़न ही यही है कि अगर वोटिंग के बाद 5 साल बाद उस आदमी को नहीं बदला जो सत्ता में बैठा है, तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो फिर राजा टाइप हो जाएगा कि मैं ही राजा हूँ, ठीक है, और ये मेरा ही इलाका है, ये मेरा एरिया है और ये मैं इस एरिया का जेकान शकरे, ठीक है। तो वो वैसा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे स्टार्ट हुआ ब्रिटिशों का अत्याचार, हम देखते हैं। वंस दे वर firmly established in India, the British started using many unfair means to achieve their aim for getting rich. अब धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने अपनी सत्ता कायम करी, उन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता कायम करने के बाद उन्होंने अनफेयर मीन्स गलत तरीके यूज़ करने लग गए इंडियंस पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और अच्छे रिच हो जाए, ठीक है। द ब्रिटिश began exploiting the farmers. The Indian farmers had to pay heavy taxes irrespective of the yield they produce. उन्होंने सबसे पहले फार्मर्स को टारगेट किया। फार्मर्स के पास ज़मीन होती थी, और पहले तो इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। मीन्स पहले मतलब ये जो दुकानें आप जो देखते हो आजकल अपने इतने बाज़ार है, आजकल इतनी सारा सर्विस सेक्टर है, लोग नौकरियां करते हैं। पहले ये सब कुछ थोड़ी थी, बहुत कम थी ये सारी चीज़ें। पहले तो लोग मीन्स मैं कह दूं कि पूरा इंडिया के 80% लोग खेती बाड़ी पर डिपेंड थे, तो भी सही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को टारगेट किया। उन्होंने फार्मर्स से टैक्स वसूलना स्टार्ट किया, ठीक है। टैक्स वसूलना, ज़मीन पर टैक्स वसूलना स्टार्ट किया। और वो टैक्स किस तरह का कि उनकी भले फसल हो ना हो या कितनी भी फसल हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन का इतना पैसा तो भरना ही पड़ेगा, चाहे तुम कैसे भी पैसा लाओ, बट पैसा तो देना ही है। एज ए रिजल्ट दे बिकम वेरी पुअर। इससे क्या हुआ कि जो बेचारे फार्मर्स थे, अब जब फसल अच्छी आई होगी तो पैसे तो अच्छे आएंगे, तो चलो तब तो भर देंगे। पर जब कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है ताकि फसल खराब हो जाती है, तो उस केस में तो उनको कोई कमाई होती ही नहीं है। तो उस केस में वो बेचारे, तो भी उनको भरना पड़ता था ब्रिटिश के राज में। तो हुआ क्या, तो बेचारे किसान पहले तो गरीब थे ही और गरीब हो गए। सिमिलरली द वीवर्स वर फोर्स्ड टू सेल द क्लोथ्स द प्रोड्यूस एट वेरी लो प्राइजेस। जो लोग पहले इंडिया में, अभी आजकल तो टेक्सटाइल मशीन्स वगैरह सब कुछ आ गया है, पर पहले जब अंग्रेज का ज़माना था, पहले के ज़माने में क्या था, वीवर्स होते थे। वीवर्स मतलब हाथ से कपड़े बुनने वाले, और ये सारा कपड़े पर वो जो अपन देखते हैं ना पुराने टाइप में, हाथ से वो करके सब करने वाले, तो वो लोग होते थे, वीवर्स लोग होते थे। तो उनको ये फोर्स किया गया कि वो कम से कम दामों में कपड़ों को सेल करें। कम से कम दामों में कपड़ों को सेल करके उनका क्या फ़ायदा था ब्रिटिशों का। देखो वो कपड़े इंडिया के जो बनते थे ना, वो बहुत अच्छे बनते थे, बहुत खूबसूरत बनते थे और बहुत मजबूत होते थे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि ये अपने कोई भी चीज़ यहाँ से, जो भी अच्छी चीज़ थी, ये अपने ब्रिटिश ले जाते, अपने इंग्लैंड ले जाते थे ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने क्या किया, उनको कम से कम दामों में अपने एरिया में, अपने इंग्लैंड में सेल किया। तो इससे क्या हुआ कि बेचारे जो क्लोथ सीने वाले थे वो भी पुअर होते गए। द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड। इससे वो इंडिया की क्लॉथ इंडस्ट्री भी, कॉटन इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू
cold climate, but they had a big cotton textile mills which required cotton. So cotton was bought at a low price from the Indian farmers and exported to Britain. अब ब्रिटेन में क्या था, जो अंग्रेज कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, तो जो ब्रिटेन उनका देश था वहाँ पर क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ गर्मी रहती ही नहीं है। तो जहाँ ठंड होती है वहाँ पर जो अपनी रुई है ना, कॉटन, वो उगता नहीं है। लेकिन वहाँ पर कॉटन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी कपड़े बनाने की इंग्लैंड में। तो इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशों ने इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर करके क्या किया, सारे जो कॉटन थे उसको क्या किया, लो प्राइस में वहाँ पर बेचते गए, जिससे भी फार्मर का क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इन रिटर्न द कॉटन क्लॉथ वाज सेंट बैक। तो ये जो ब्रिटिशर्स का अत्याचार बढ़ने लग गया, ये जो ब्रिटिशर्स जो एक्सप्लॉइटेशन करने लग गए, अब क्या हुआ कि ये धीरे धीरे देखो, एक इंसान की ना एक सहने की एक क्षमता होती है कि वो वहाँ तक सह लेगा, ठीक है, पर एक टाइम पे क्या होता है कि वो अत्याचार जब बढ़ जाता है तो इंसान उसको सह नहीं पाता। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया कि इंडियंस के मन में ना ब्रिटिश के प्रति बहुत सारा गुस्सा जमा हो गया था इन अत्याचारों की वजह से, ठीक है। अब क्या किया, इंडियंस ने क्या किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया मतलब विद्रोह किया। अब क्या था वो विद्रोह, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज बिगन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिंग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। अब जो ब्रिटिशर्स का जो ये सब था, ये देखो 1798 से 1805, अब यहाँ से ये सब इनके अत्याचार, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सिस के पहले आया ये सब, तो ये सब अत्याचार जब इनके स्टार्ट हुए तो 1857 50 साल तक लगभग लोगों ने अत्याचार सहे। फिर अब 50 साल में तो क्या हो जाता है कि पीढ़ी बदल जाती है, एक इंसान ना अपने ऊपर अत्याचार सारे सह लेता है, पर जब अपने बच्चों पे आती है बात, या जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे बात आती है तो वो कुछ सहेगा नहीं, ठीक है। तो अब 50 साल के गैप में तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब लोगों ने देखा कि यार हमारे ऊपर तो अत्याचार हुए, पेरेंट्स ने देखा हमारे ऊपर तो अत्याचार हुआ, अब हमारे बच्चों पे भी अत्याचार हो रहे हैं और हमारे बच्चों पर तो अत्याचार और बढ़ते जा रहे हैं। तो उनमें तो गुस्सा था ही, क्योंकि वो लोग तो अत्याचार सह चुके थे। अब जो बच्चे बड़े हुए उन्होंने बचपन से अपने पेरेंट्स के प्रति वो अत्याचार होते देखा था, तो उनको तो बचपन से गुस्सा था। अब बचपन में तो वो कुछ कर नहीं पाए थे, तो वो भी गुस्सा था उनको। तो एक तरह से धीरे धीरे 50 साल में क्या हुआ कि एकदम लोगों के अंदर क्या हो गया, विद्रोह स्टार्ट हो गया। और 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था वो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह माना जाता है, क्योंकि यहीं से एक तरह से आज़ादी की लड़ाई इसकी स्टार्ट हुई। पर कैसे 1857 और इंडिया को तो आज़ादी मिली 1947 में, इसमें तो 90 साल लग गए। हाँ, 90 साल लग गए, उसके पीछे की पूरी लंबी कहानी है, वो अपन आगे यही पढ़ने वाले हैं पूरा। पर अभी अपन ये तो जाने कि 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था। The revolt was started by Indian soldiers in the British Army. The reason of revolt was introduction of Enfield rifle. A rumor spread that the cartridges of rifles were greased with the fat of cow and pigs. अब क्या हुआ कि लोगों की भी ना एक सहने की क्षमता होती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये विद्रोह किसकी वजह से स्टार्ट हुआ, एक एनफील्ड राइफल की वजह से। एनफील्ड राइफल की वजह से मतलब जो इसके कार्टिलेज, जो इसमें जो कारतूस जो भरे जाते थे ना, जो अपने जो बंदूक में, जो राइफल में जो चीज़ें भरी जाती है, जिससे मतलब इसको गोलियां नहीं कह सकते, गोलियां अभी आपको समझने के हिसाब से गोलियां, पर वो तब के हिसाब से वो गोलियां नहीं थी। आजकल की जो गोलियां है ना, वैसी गोलियां नहीं थी। तो वो जो उनके अकॉर्डिंग ये जो कारतूस था ना, इसमें जो अंदर के जो छर्रे हैं, हाँ छर्रे कह सकते हैं, जो अंदर के छर्रे हैं ना, वो किससे बनाए जा रहे हैं, वो गाय को और पिग्स को काट कर उनकी चमड़ी से लेकर और उनके ग्रीस से बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए बहुत सारी गाय और बहुत सारी पिग्स को मारा जा रहा है। अब गाय तो क्या है, इंडिया के हम गौ को तो माता कहते हैं ना, तो इसके लिए जो इंडियंस थे, अब यहाँ तो उनके क्या आ गया कि बिल्कुल ये तो अब इनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। कवरिंग ऑफ दिस कार्टिज हैज टू बी बिटन off before loading into gun. This meant that the soldier had to put the cartilage in their mouth. This was against the religious sentiments of both Hindu and Muslim soldiers. अब क्या हुआ कि जो ये जो कारतूस था, इसको
इसको जब इनको डालना होता था ना उसमें गन में, या इनको फोड़ना होता था उसको, तो उसके पहले ना उसको अपने मुंह से छीलना होता था। अब ये किससे बने थे? इनके मांस से बने थे। और ये था, तो ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों की जो सोल्जर्स थे उनके धर्म के खिलाफ था। तो एक तरह से ये क्या हो गया उनके लिए कि मतलब यार ये काम हम कैसे करें। इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू यूज दिस राइफल्स एंड रिवॉल्ट स्टार्टेड। और उन्होंने क्या किया, ये वाली राइफल यूज करने से मना कर दिया। सेना में तो सब थे, सबके, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों की सेना हो गई थी। अब 50 साल में उन्होंने अपना एरिया बढ़ा दिया था, तो सेना, अब लोगों को काम किसे मिलेगा? सारे लोग किसान में तो नहीं रह सकते, क्योंकि किसानों का तो अब पैसा और बहुत कम मिलने लग गया था। तो लोगों को पैसा कमाने के लिए अब क्या करते थे लोग, अपने जो बच्चे थे उनको सेना में भेज देते थे। तो अब सेना में एक तरह से क्या थे, सारे इंडियन लोग ही थे। तो अब ये जो कार्टिलेज था, इस कार्टिलेज को तोड़ने के लिए उनको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये पूरा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। अगर आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगर देखना हो ना, तो एक मूवी थी, शायद अभी मूवी टीवी पे आती है कि नहीं आती है, मंगल पांडे मूवी थी। उसमें पूरी स्टोरी ही इसी कार्टिलेज, इसी एनफील्ड राइफल से रिलेटेड है। मंगल पांडे भी एक हमारे यहाँ के ये थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1857 के टाइम पर अपनी जान गंवाई थी। इस मूवी में आमिर खान ने काम किया है। The revolt of 1857, which began at Meerut, soon spread to the northern and सेंट्रल इंडिया। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और विद्रोह जहाँ से एक बार स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में पहुंच जाता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी हमारे यहाँ किसान आंदोलन है। हमारा किसान आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? हमारा किसान आंदोलन अभी दिल्ली में स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे स्प्रेड करके पंजाब के लोग आ गए, हरियाणा के, मतलब थे तो पंजाब के लोग, और वो दिल्ली आकर अपना विद्रोह कर रहे थे। उसमें दिल्ली के किसान शामिल हो गए, हरियाणा के किसान शामिल हो गए, और अभी बहुत सारे राज्य के किसान शामिल होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही करके विद्रोह बढ़ता है। तो वैसे ही क्या हुआ कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इट वॉज ज्वाइंड बाई फार्मर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड अदर सेक्शंस इन इंडियन सोसाइटी। देखो, सबसे ज़्यादा अत्याचार फार्मर्स और जो कपड़े बुनने वाले थे उनके ऊपर ही हो रहा था। तो इन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। सेना के लोग तो ने तो विरोध किया ही था, इन्होंने भी ज्वाइन किया। एंड ओवर थ्रू देयर सुपीरियर्स एंड मार्च टू दिल्ली टू क्राउन बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्पायर एज देयर किंग। और क्या किया इन्होंने जो बहादुर शाह जफर था, जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर चलता तो जा रहा था पर खाली एक नाम का चल रहा था। किसके बाद? औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के बाद उनके दूसरे राजा आए, उसमें शाह आलम आया, बहुत सारे लोग आए। सो बहादुर शाह जफर तक तो ये लोग क्या किया, इन्होंने सब ने मिलकर क्या किया कि दिल्ली गए, दिल्ली पहुंचे, और सबका यही मांग थी कि हमारे जो बहादुर शाह जफर है उनको राजा बनाया जाए, हमारे इंडिया का ही जो है, और हम उन्हीं को राजा मानेंगे और उन्हीं की बात मानेंगे, बाकी किसी की बात नहीं मानेंगे। द लास्ट मुगल एम्पायर एज देयर किंग। इंडियन रूलर सच एज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब तात्या टोपे एंड कुंवर सिंह जॉइंड द रेबल्स। रानी लक्ष्मीबाई वॉज मैट्रिड एंड नाना साहेब कंटिन्यूड द बैटल। अब इस पूरे 1857 में की जो बैटल थी, सब विद्रोह कर रहे थे और अलग अलग जगह पे विद्रोह हो रहा था, ठीक है। उसमें रानी लक्ष्मीबाई की तो इस विद्रोह में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, और जो नाना साहेब थे उन्होंने इस बैटल को कंटिन्यू रखा था। द रिवॉल्ट कंटिन्यूड फॉर 2 years बिफोर इट वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश। दे म्यूटनी फेल्ड बिकॉज इट लैक्ड प्रॉपर लीडरशिप एंड प्लानिंग। अब ये जो रिवॉल्ट, ये जो विद्रोह चला था वो कितना साल चला था? 2 साल तक चला। कितने साल चला? 2 साल चला। और पर बाद में क्या हुआ, इस विद्रोह का कोई मतलब नहीं रहा। इस विद्रोह को ख़त्म ही करना पड़ा इंडिया के लोगों को मजबूरी में। क्या रीज़न था उस विद्रोह को ख़त्म करने का? कि उनके प्रॉपर लीडरशिप एंड प्लानिंग, मतलब उनका कोई मेन नेता नहीं था कि वो उनके अकॉर्डिंग चले। सब अपने अपने मन की कर रहे थे, हर जगह सब अपने अपने मन से चल रहे थे। तो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, ना प्रॉपर कोई था उनका नेता कि जो उनको गाइड कर सके। तो उसकी वजह से the British had better trained soldiers and superior weapons. Also, some Indian ruler helped the British. Bahadur Shah Zafar was arrested and exiled to Burma, now Myanmar. अब क्या हुआ है कि किसको राजा बनाने की मांग कर रहे थे? बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर को तो इसके बाद, विद्रोह के बाद क्या किया गया, ब्रिटिश ने उनको कैद करके कहाँ पहुंचा दिया? म्यांमार पहुंचा दिया। पहले बर्मा कहलाता था, अब उसको म्यांमार कहते। वेयर ही ब्रेथेड हिज लास्ट। जब तक वो वहाँ मरे नहीं तब तक बहादुर शाह जफर म्यांमार में ही रहे। इन्होंने इसको यहाँ से हटा ही दिया। क्यों हटा दिया? ताकि ये यहाँ रहेंगे तो लोग राजा बनाने की मांग करते रहेंगे, इनको हटा ही दो यहाँ से।
His 2 sons were killed, bringing the once mighty Mughal empire to an end. और उनके जो 2 बेटे थे, अब इसको हटा दिया तो कभी बाद में इनके 2 बेटे के लिए लोग मांग करे कि इनको राजा बना दो, तो एक तरह से क्या किया, इनके जो दोनों बेटे थे ना उनको भी मार डाला गया, ताकि मुगल एम्पायर का क्या हो गया, अंत हो गया, ताकि किसी को वापस से राजा बनाने की मांग हो ही ना सके. द रिवॉल्ट वॉज टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री. द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन इंडिया कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. After the revolt, Indian realized that if the whole of the India has been united, the British would have never succeeded. अब क्या हुआ कि अभी तक ये जो अंग्रेज के अत्याचार थे ये सब कौन कर रहा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने बिजनेस करने जो आए थे उनके हाथ में चल रहा था, ठीक है. पर ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, जो 2 साल तक चला, अब ब्रिटेन में कौन था, रानी का शासन था, ठीक है. तो उस रानी ने देखा कि यार अब ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल नहीं पा रही है, अब तो मुझे अपने ही लोग भेजने पड़ेंगे जो इन पे राज कर सके, और किसी को भी अपना राज्य बढ़ना तो अच्छा ही लगता है ना. तो उस रानी ने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं, हाँ इंग्लैंड पे तो मेरा राज है ही, इंडिया पे भी मेरा राज होगा, मेरे पास तो अब दो बड़े बड़े देश रहेंगे. तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ख़त्म करवा कर अपने ही लोग क्या करा, इंडिया में भेजना स्टार्ट किए. तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद तो ये वाले जो लोग जो रानी ने वहाँ से भेजे थे वो तो और ज़्यादा अत्याचारी थे, ठीक है. और इस रिवॉल्ट के बाद, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में इस रिवॉल्ट को क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये तो सक्सेस तो हुआ ही नहीं, तो फिर इसको जानकर, इसका नाम लेकर क्या मतलब आया. इस रिवॉल्ट के बाद इंडिया के लोगों ने एक सीख ली. क्या सीख ली इंडिया के लोगों ने, कि अगर हम लोगों ने ना जो अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी अपनी अपनी जगह पे, कि हमें क्या मतलब पूरे इंडिया से, हमें तो अपने एरिया को आज़ाद कराने से मतलब, हमें तो हमारे एरिया में वापस राजा का शासन कायम करना है. लोग जो लड़ रहे थे ना वो इस उससे लड़ रहे थे कि हम हमारे एरिया में हमारा जो पुराने राजा थे ना उनका शासन वापस से कायम करा सके और ब्रिटिश को हटा सके. तो सब जगह अलग अलग अपनी अपनी लड़ाइयाँ चल रही थी. तो इसका यही हुआ कि इन्होंने यही सीख ली कि अगर पूरा इंडिया यूनाइटेड हो गया तो इन ब्रिटिशों को भगाना आसान रहेगा. सो इसीलिए 1857 की रिवॉल्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट जाना जाता है. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया, कैसे ब्रिटिश आए, कैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, कैसे ब्रिटिशों ने अत्याचार करना स्टार्ट किया, और कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया. और इस रिवॉल्ट का मेन कारण क्या था, एनफील्ड राइफल थी. ओके, अंडरस्टूड, क्लियर. सो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे.